चलिए जी, आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहला जो इडियम हम लेंगे दैट इज वेट योर विसल्स। अब इसके अंदर जो मेन वर्ड है वो है विसल्स। अब विसल का हमारे को सबको पता है, हम यूज़ करते हैं माउथ एंड आवर थ्रोट, गले का और मुंह का इस्तेमाल होता है विसल के लिए। अब ये बात जाती है तकरीबन 14th सेंचुरी में। 14th सेंचुरी में क्या होता था, 14th सेंचुरी में जो ये गायक वगैरह थे, गाना वाना गाते थे, गाना गाते थे तो इनका गला सूखता था। गला सूखने के लिए इनको जो है एक ड्रिंक की ज़रूरत होती थी। और अभी आज भी हम लोग देखें भाई, बहुत बात करते हैं, गाना गा लिया है या कुछ बोलने लग रहे हैं काफ़ी हद तक, तो गला सूखने लग जाता है। गला सूखने लग जाता है तो हम लोग जो है इच्छा करते हैं भी कुछ पीने को मिल जाए। तो वेट योर विसल्स जो आया ये वहीं से आया और इसका मतलब होता है हैविंग अ ड्रिंक। अब ये जो ड्रिंक है आपका, दिस कैन बी वाटर, दिस कैन बी एल्कोहल ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी पीने के लिए जब आप लेते हैं जिससे आपका गला थोड़ा सा तर हो जाता है, उसके लिए हम ईडियम यूज करते हैं वेट योर विसल्स। अच्छा, एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है, एक और ईडियम होता है जो इसी से मिलता जुलता है, उसका भी वेट योर एपेटाइट। अब ये जो वर्ड है वेट और ये जो वर्ड है वेट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है लेकिन स्पेलिंग्स में थोड़ा अंतर होता है, उनको हम बोलते हैं होमोफोन्स। प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, वेट योर एपेटाइट एंड वेट योर विसल्स। जहां वेट योर विसल्स का मतलब कुछ पीने को लेकर के होता है, वहीं वेट योर एपेटाइट का मतलब होता है टू हैव समथिंग टू ईट, खाने से रिलेटेड होता है ये। एपेटाइट जो वर्ड है इसका मतलब होता है भूख, और वेट जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू शार्पन, यानी अपनी भूख तेज करना। और ये जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ भोजन के लिए, सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए हो। योर एपेटाइट कैन बी फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, गाने के लिए हो सकती है, खेलने के लिए हो सकती है, कहीं जाने के लिए हो सकती है। तो हर उस स्थिति के लिए फॉर that thing we will use this idiom whet your appetite. Remember one thing, the pronunciation will remain the same for wet wet and whet, जहां इस wet wet का मतलब होता है गीला करना, इस wet का मतलब होता है टू शार्पन, नोकीला करना, तेज करना। ओके, नाउ नेक्स्ट हम जो देखेंगे दैट इज टेक फ्रेंच लीव। अच्छा, यहां पर एक चीज जो है ध्यान रखना थोड़ा सा, फ्रांस के अंदर काफी पहले एक कस्टम था, कस्टम मतलब एक रिवाज था उनका, CUSTOM, एक होता है कस्टम्स, एक होता है कस्टम। कस्टम्स होता है जो आपका टैक्सेशन डिपार्टमेंट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है, दैट डिपार्टमेंट इज कॉल्ड कस्टम्स डिपार्टमेंट। और एक होता है कस्टम, हमारा सिर्फ कस्टम, कस्टम मतलब हमारा रीति रिवाज जो होते हैं। तो फ्रांस के अंदर एक कस्टम था कि वहां पर कोई भी बंदा, कोई भी पार्टी, कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करता था तो उस पार्टी, उस फंक्शन को अटेंड करने वाले बंदे व्हेन दे वर टू डिपार्ट फ्रॉम दैट फंक्शन, जब वो वापस जाते थे, तो अभी जैसे अगर आजकल हम लोग देखते हैं तो शादी ब्याह में जाते हैं, किसी के बर्थडे में जाते हैं, तो हम उस बंदे से मिल करके फिर वापस जाते हैं। लेकिन फ्रांस में जो फंक्शन था वो क्या था, फ्रांस के अंदर जो कस्टम था, सॉरी, वो क्या कस्टम था, वो कस्टम ये था कि भाई वो जब वापस जाते थे तो दे नेवर यूज टू टेक द परमिशन ऑफ द होस्ट, कभी भी पार्टी देने वाले की परमिशन वो जो है नहीं लेते थे। तो वहां से क्या था, उसको हम कहते थे फ्रेंच लीव। अब धीरे धीरे ये आगे आगे बढ़ता चला गया और ये इडियम वहीं से आया, टेक फ्रेंच लीव। इसका मतलब होता है टू डिपार्ट फ्रॉम समवेयर, कहीं से, किसी भी सोशल गैदरिंग से निकलना, एंड दैट टू विदाउट परमिशन, बिना किसी परमिशन के। या आप जब छुट्टी रखते हैं, आप छुट्टी ले लेते हैं, एंड दैट टू, वो भी किस चीज के, विदाउट
परमिशन ऑफ द अथॉरिटी। तो बिना परमिशन के अगर आप जो है गायब हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक फ्रेंच लीव। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखना, अब 19th सेंचुरी में जो अमेरिकन आर्मी है उसने एक और इसी तरह का इडियम यूज करना स्टार्ट किया है, जिसको क्या बोलते हैं, उसको इन्होंने बोलना शुरू किया है फ्रेंच फर्लॉन्ग। फ्रेंच फर्लो जो है वो भी आपका क्या है, उसका मतलब भी यही होता है एब्सेंस विदाउट परमिशन। लेकिन ये जो इडियम है आपका, दिस इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन द यूएसए आर्मी, और ये आपका ऑल ओवर वर्ल्ड जो है यूज होता है फ्रेंच लीव। आई थिंक यहां तक ये जो है क्लियर हो गया आपका। वेट योर विसल्स, वेट योर एपेटाइट, टेक फ्रेंच लीव। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है कर्टेन लेक्चर। नाउ यहां पर एक चीज ध्यान रखना, कर्टेन जो होता है, कर्टेन जिसको हम लोग पर्दा कहते हैं, पर्दा जो होता है, पर्दा आपका किस चीज का प्रतीक होता है, पर्दा प्रतीक होता है सीक्रेसी का, सीक्रेट चीजों के लिए। तो एक 1864 के अंदर एक बुक आई थी जिसका नाम ही ये था कर्टेन लेक्चर्स। 1864 में बुक आई थी जिसका नाम क्या था, नाम था उसका कर्टेन लेक्चर्स। अब इस कर्टेन लेक्चर्स होते क्या है एक्चुअल में, आप देखो कोई भी आपने सीक्रेट काम करना है, कोई भी चीज है, कोई भी बात है, आप किसी से बात करते हैं तो आप पर्दे के पीछे करते हैं। तो स्पेशली कभी भी किसी भी बंदे को रिप्रिमेंड किया जाता है, डांटा जाता है, एंड दैट टू बिहाइंड द कर्टेन्स, यानी आप प्राइवेट में, किस चीज में, प्राइवेट में सीक्रेटली जब किसी भी बंदे को डांटते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं कर्टेन लेक्चर्स। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अब ये जो कोई भी बंदा है ना जिसको डांटा जाता है, आजकल अब जो ये यूज होता है, ये यूज होता है व्हेन अ वाइफ रिप्रिमेंड्स हर हस्बैंड, जब एक बीवी अपने पति को जो है डांटती है, एंड दैट टू इन प्राइवेट, अकेले में, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं द इडियम कर्टेन लेक्चर्स। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम लोग जो है चलेंगे, वो चलेंगे ब्रिटेन में, चलते हैं वापस दोबारा जो है इंग्लैंड की तरफ हम लोग जो है रुक करते हैं। इंग्लैंड में आप अगर देखेंगे तो एक कंट्री है आयरलैंड, इंग्लैंड के नजदीक, और एक जो स्कैंडिनेवियन नेशन है दैट इज डेनमार्क। आज हम लोग इसको डेनमार्क और आयरलैंड के बारे, आयरलैंड बोलते हैं, लेकिन पहले इसको डेनमार्क नहीं कहा जाता था। 9वीं 10वीं शताब्दी, 9th 10th सेंचुरी की जब हम लोग बात करते हैं, तो व्हाट हैपेंड वन नाइस डे, एक दिन हुआ क्या, डेनमार्क ने आयरलैंड के लोगों पे आक्रमण किया और वहां पे कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद में इट इज कस्टमरी, अब सबको हमारे को पता होता है कि भाई जो भी जिसको भी जीता जाएगा ही हैज टू पे टैक्सेस, उसको टैक्स देने होते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, यहां पर एक अजीब सा टैक्स लगाया डेनमार्क ने आयरलैंड के लोगों पे, कि भाई अगर आपके घर में 5 बंदे हैं तो हम 5 बंदों के हिसाब से इतने रुपया टैक्स लेंगे, और अगर आप वो टैक्स नहीं पे करोगे तो हम उस बंदे की नाक काट देंगे। तो ये जो टैक्स था इसको नोज टैक्स कहा जाता था, इसको कहते थे नोज टैक्स, कि घर में जितने नाक उतना टैक्स। अब हुआ क्या, एक आधे लोगों की नाक भी कटी होगी कि भाई पैसे नहीं दे पाए, उनकी नाक कट गई। तो उसके बाद में जो है एक ईडियम वहां से जो है चालू हुआ, जिसका कहा, जिसको हम लोग जो है बड़े आराम से, बड़े प्यार से, अच्छी तरह से बोलते हैं पे थ्रू द नोज, पे थ्रू द नोज। अब भाई किसी बंदे की पैसे के चक्कर में नाक कट जाए तो मेरे ख्याल में उससे ज्यादा कीमती चीज तो कुछ नहीं होनी चाहिए। तो जब आप लोग कभी भी किसी भी चीज के लिए व्हेन यू पे सब प्राइस, when you pay some price and that price is exorbitant। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं एक्सेसिव भी। एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और एक्सेसिव वर्ड के लिए हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं वो प्राइसेस के लिए यूज करते हैं, एक्सॉर्बिटेंट प्राइस। अब नाउ मैं सिंपल सी बात है, भाई कोई एक फंक्शन मैंने किया, उस फंक्शन में मेरा बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, तो उसमें मैं जो कहूंगा, मैं यही कहूंगा भाई आई हैड टू पे थ्रू माई नोज टू ऑर्गेनाइज दिस फंक्शन। इस फंक्शन को जो है मुझे ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे
नोज तक पे करना पड़ा, यानी मुझे काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब रिसेंटली इसका एक और जो ओरिजिन निकल के सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि राइनोज की अगर आप बात करते हैं, जिसको हम लोग गैंडे कहते हैं, तो गैंडों के पास में नाक होती है और गैंडों की नाक के कारण जो पोचर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, गैंडों को मार देते हैं। दे किल द राइनोज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग देयर नोज। उनका नाक जो है, जो सींग होता है उनके नाक के ऊपर, उसको लेने के लिए। तो यहाँ से भी जो है भाई अपने नाक के चक्कर में, यानी जो सींग है उसके पास में, उसके चक्कर में उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो यहाँ से ये ईडियम स्टार्ट हो गया, पे थ्रू द नोज। ओके, आज का जो लास्ट हम लोग देखेंगे आज कॉक एंड बुल स्टोरी। अब ये कॉक एंड बुल स्टोरी कहाँ से आया भाई? आप लोग सबको पता है हमारे देश में ढाबों का रिवाज है, हमारे यहाँ पे ढाबे होते हैं। इंग्लैंड में ढाबे होते हैं, उनको हम लोग बेसिकली कहते हैं इन, सराय जिसे हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर ढाबों पे को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ ना कुछ स्कीम चलती रहती है। तो उसी तरह से इंग्लैंड में 2 ढाबे थे। एक ढाबे का नाम था कॉक इन और दूसरे ढाबे का नाम था बुल इन। और इन दोनों ढाबों ने क्या कर रखा था, अपने पास में 2 स्टोरी टेलर्स रखे हुए थे। वो आने जाने वाले जो लोग थे उनको कहानी सुनाते थे। अब हुआ क्या, ये बंदे जब कहानी सुनाते थे तो लोगों का इंटरेस्ट पैदा होता था। तो जब अगली बार वो बंदे जाते थे वहां पे, तो उसी ढाबे पे, उसी इन में जाकर के रुकते थे। इधर दे हैड टू चूज कॉक इन और दे यूज टू गो टू द बुल इन। तो अब ये जो कहानियां होती थी, ये कहानी असली की कहानी नहीं होती थी। ऑल दी स्टोरीज वर कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज, सारी की सारी मनगढ़ंत कहानी होती थी, कोई इनमें असलियत नहीं होती थी। बट दीज 2 इन्स, ये जो इन थे, कॉक इन एंड बुल इन, दे यूज their storytellers to tell these stories so that they can arouse the interest of the travelers who used to come to them for short stay पर्पस। थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए जो उनके पास आते थे, उनका इंटरेस्ट जगाने के लिए ये लोग जो है कहानी सुनाते थे। इसलिए कॉक एंड बुल स्टोरी एक वहां से ईडियम बना, जिसका मतलब होता है कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज, मनगढ़ंत कहानियां जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा वेट योर विसल्स, जिसका मतलब होता है टू हैव अ ड्रिंक। ये हमने देख लिया, 14th सेंचुरी से जो है ये चलता आने लग रहा है। उसी तरह से वेट योर एपेटाइट, जिसका मतलब खाने के लिए होता है। शार्पन योर डिजायर टू ईट और फॉर समथिंग एल्स। लेकिन यहाँ वेट और इस वेट के मीनिंग में डिफरेंस होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक जैसा होता है। उसके बाद फिर हमने लिया टेक फ्रेंच लीव, जो कि एक फ्रेंच कस्टम था, जिसमें बिना परमिशन लिए जो है जो गेस्ट होता था वो होस्ट की पार्टी से चला जाता था। वहीं से एक ईडियम स्टार्ट हुआ और ये ईडियम का मतलब होता है टू लीव विदाउट परमिशन और टू बी एब्सेंट फ्रॉम समवेयर, कहीं से गायब हो जाना। अगर आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, इफ यू डोंट अप्लाई फॉर लीव, तो वहां पर भी जो है टीचर्स आपको कह सकते हैं भी डोंट कीप दिस हैबिट ऑफ टेकिंग फ्रेंच लीव्स। अब उसके बाद यूएसए आर्मी ने फ्रेंच फरलोग एक जो है अपना एक नया ईडियम जो है चालू कर दिया है, जो कि अब यूज होता है, लेकिन दिस इज एक्चुअली यूज्ड फॉर यूएस आर्मी। फिर उसके बाद हमने देखा कर्टेन लेक्चर्स, जो कि हमारा आज का 4th ईडियम था। कर्टेन लेक्चर, व्हेन अ वाइफ रिप्रिमेंड्स हर हस्बैंड इन प्राइवेट, तब उसको हम लोग जो है कर्टेन लेक्चर कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने 5th ईडियम पे आए, जिसका मतलब है टू पे एक्सऑर्बिटेंट प्राइस, भारी कीमत चुकाना किसी चीज़ के लिए, एक्सेसिव कीमत चुकाना। और ये है ईडियम आपका पे थ्रू द नोज, जो कि आयरलैंड और डेनमार्क की लड़ाई के चक्कर में जो है आगे आया। और लास्ट जो ईडियम था आज का, वो है आपका कॉक एंड बुल स्टोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, जिसका मीनिंग होता है, जिसका अर्थ होता है। और ये आया कहाँ से? ये आया इंग्लैंड से, जहाँ पर कॉक और बुल नाम के 2 इन थे, 2 सराय थे, 2 ढाबे थे। वहाँ पर स्टोरी टेलर्स कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज सुनाते थे अपने पास और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। तो तब से चलता आ रहा है कॉक एंड बुल स्टोरी। चलिए आज का आपको एक मैं जो है और बता देता हूँ चलते चलते, क्योंकि जो है
अभी टाइम थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो चलिए जी आज का हम लोग देख लेते हैं एक नया जो ईडियम है, दैट इज इट्स ग्रीक टू मी। इट्स ग्रीक टू मी। अब नाउ सबको पता है ग्रीक इज अ लैंग्वेज, बट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। अब जो हमने सबने जो है, जब हम इंग्लिश पढ़ने लग रहे हैं तो हमने सबने एक नाम तो बड़ा सुना होगा, शेक्सपियर। शेक्सपियर ने एक नोवेल लिखा था जिसका नाम था जूलियस सीजर। जो जूलियस सीजर नाम का उसने नोवेल लिखा था, उस नोवेल के अंदर सबसे पहले इस इडियम को यूज़ किया जाता था, उसके यूज़ किया गया था, जिसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो मैम अब कभी भी वेन एवर यू कम अक्रॉस एनीथिंग विच यू कैनॉट अंडरस्टैंड, तो उसमें यू कैन ऑलवेज से इट्स ग्रीक टू मी, लाइक इंग्लिश इज ग्रीक टू मी, फ्रेंच इज ग्रीक टू मी। तो उसका मतलब होगा कि भैया ये मेरे समझ में नहीं आया, आप क्या बोल रहे हैं। आपको घर पे जो है बोल दिया भैया किचन में जाओ और गैस ऑन करके दूध गर्म करना रख दो, तो आपके पास में सिंपल सा एक जो है एक इडियम है, ममा इट्स ग्रीक टू मी, आई डोंट नो हाउ टू डू इट। ओके, तो इन 7 इडियम्स के साथ में आज की क्लास को यहीं हम लोग जो है विराम देंगे। कल हम लोग करेंगे 10 वर्ड्स जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। बाय देन, बाय बाय, टेक केयर।